चलिए अब देखते हैं आखिर ये क्रांति का सूचना कैसे हुआ। चलिए देखिए, अब लुई सोलावन जो थे वो ऐसे बहुत डरपोक थे, पता है। जब उन्होंने वर्साई का वो महल बनाया ना, उनके पीछे का असली उद्देश्य बताया आपको। उसके पीछे का असली उद्देश्य वो ये था कि समांती राज में ना जो जमींदार थे, लुई सोलावन को लगता था कि वो जमींदार जो थे वो लुई सोलावन के विरोध विद्रोह कर देंगे, कि वो तो राज्य बाट खो बैठेंगे और जमींदार अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर देंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो वर्साई का महल है ना, वो एकदम सुसज्जित रखा, नाच गाने के आयोजन की, अच्छे अच्छे खाने के आयोजन की। उन्हीं उसी चीज़ों में जमींदारों को उलझाया रखा गया। ठीक है, तो लुई सोलावन डरपोक हो सकते थे बट काफ़ी चालाक भी थे। तब देखते 5 मई 1789 में उन्होंने क्या किया। अब देखिए, थर्ड एस्टेट जो है आपका, जो तृतीय वर्ग है, वो तो गुस्से से उबल रहे थे। ठीक है, उनको अब अपना अधिकार चाहिए। अब लुई सोलावन ऐसे ही थोड़ी ना अधिकार बांट देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एस्टेट जनरल की ये बुलाई, बैठक बुलाई। बैठक में कुलीन और पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि आए थे और आम लोगों के वर्ग से, यानी तीसरे वर्ग से 600 लोग आए थे। पर उनमें भी विभाजन स्पष्ट था। जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे, उन लोगों को सामने बिठाया गया और जो 600 प्रतिनिधि आए थे आम वर्ग से, उन लोगों को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। औरतों या कारीगरों या किसानों का तो एस्टेट में घुसना ही मना था। पर उनकी जो मांगे थी, वो ये जो 600 प्रतिनिधि आए थे वो अपने साथ करके लेके आए थे लिखित अवस्था में, कि ये मांगों का भी ये लिया जाए, भार लिया जाए जब घोषणा हो। देखिए, ये स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। तीसरे वर्ग को क्या चाहिए कि उनके मांगे या उनके मत का कोई भार हो, उनका मत स्वीकार हो, उनका मत सुना जाए। तो लुई सोलावन ने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोगों को अपना मत जाहिर करना है, तुम यहाँ आके कर दो। आपके 600 प्रतिनिधि हैं, हर एक जन को एक मत देने का अधिकार मिलेगा। तो आम वर्ग से आएगा 600 मत और 300 करके आएगा कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से मत। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जो हम बोल रहे थे कि स्टेट जनरल में मतदान कैसे हुआ, तो हमने बोला कि एक मत देने का अधिकार सबको है। बट एक बात बताइए कि अगर ऐसा हुआ कि एक मत देने का अधिकार सबको है, लुई सोलावन तो अपना राजपाट हार ही सकते हैं, काफी रिस्की है ना। तो वो पलट गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब देखते हैं। पहले जब उन्होंने ये बैठक जारी की तब बोले थे कि एक मतदान सबको मिलेगा। बैठक में वो पलट गए। ठीक है, चलिए अब इसका जो ये हुआ परिणाम हुआ, वो ये हुआ कि जितने भी तीसरे वर्ग से लोग आए थे वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि वो लोग इतने दूर से आए थे, इतनी मांगे लेके आए थे। उन लोगों का मतदान भी न्यायपूर्वक नहीं हुआ, ना उनकी मांगे सुनी गई और ना ही वो लोग को न्यायपूर्वक मत देने को मिला। उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली का एक टेनिस कोर्ट था। ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट जो होता है, तो 20 जून को जितने भी प्रतिनिधि आए थे वो उस टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो गए
और बोले कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, ये जो नेशनल असेंबली है वो नहीं टूटेगी। ये जो नेशनल असेंबली का खिताब है ना, वो भी इस जमात ने खुद ही को दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली का नाम दिया और राजा के सामने ये मांग रख दी 20 जून को कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। चलिए, उनकी मांगे क्या थी, एक और बार दोहरा देते हैं। उनकी मांगे थी एक संविधान हो, राजा की शक्ति सीमित हो, और उनका कुछ अधिकार हो, और जन्म सिद्ध अधिकार जो कुलीन या पादरी वर्ग को मिलते हैं वो विशेष अधिकार के खंडन हो। 4 मांगे, काफी आसान, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं ये जो आपका ये है कहा थी मैं, हाँ, कि ये जो असेंबली था इसमें जो नेतागण थे वो कौन थे। नेतृत्व तो हर एक जमात को लगती है, नहीं? चलिए देखते हैं। एक इंसान थे जिनका नाम मीराबेऊ था, वो और आबेसिया मुलत, ये 2 प्रधान नेता थे इस जमात के। ठीक है, अब देखते हैं मीराबेऊ कौन थे। मीराबेऊ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो भी कुलीन वर्ग को मिले इस विशेष अधिकारों के विरोध थे। उनको भी लगता था कि अधिकार हर एक व्यक्ति को उनके योग्यता पे मिलनी चाहिए, ना कि जन्म सिद्ध हो। समान भाव से आबेसिया मुलत जो थे वो पादरी थे, पर उनका एक रचना था जो तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक था। उन्होंने भी उसमें यही बोला था कि विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, उसका खंडन होना चाहिए और एक संविधान आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो गई आप लोगों की शहरों की बात। अब देखते हैं देहातों में क्या हो रहा था। देखिए, शहरों में जब ये लोग नेशनल असेंबली में जमा हो रहे थे, देहातों में क्या हो रहा था, जो फसलें थी वो नष्ट हो चुकी थी। पावरोटी का जो दाम है, जो आपका प्रधान खाद्य है तीसरे वर्ग का, उसका जो दाम है वो आसमान छू रहा था। अब अगर एक मामूली सी खाद्य जैसे कि पावरोटी जो हर किसी की भूख मिटाता है, उसका ही दाम आपका आसमान छू रहा है, एक इंसान खाएगा क्या? अब आपको समझ आ रहा है कि जीविका संकट हुई क्यों थी। चलिए, पर ये जो आपका फसल नष्ट हो रहा था ना, इसमें देखिए जो ओला था या ठीक से बारिश ना होने का कारण ये तो था ही, पर कुछ हद तक इंसानों ने भी ना, जो कुलीन वर्ग थे, उनका भी इसके पीछे हाथ था। फसल नष्ट के पीछे ना हो, पर जब एक फसल नष्ट होती है ना, जो बचा कुछ अन्न होता है वो एक भंडार में जाता है। अब उस भंडार में उसको कहीं और जमा कर लिया गया, मतलब जो अन्न आया था उसकी मात्रा भी और कमाई दी गई। ठीक है, तो आम लोगों के लिए जो अन्न बचा वो ना ही उनका पेट भरता और ना ही दाम घटाता। जितना कम अन्न उतना ज्यादा उसका दाम। ठीक है, अब देखिए, ऐसे में कुछ औरतों ने जब अन्न भंडार के सामने पावरोटी की मांग की, तब जो बेकरी के मालिक थे उन्होंने ये स्थिति का फायदा उठाया और जमाखोरी तो की। बोले दाम ऐसा है जो उनके पहुंच के तो बहुत बाहर था। ये गुस्साई औरतों ने धावा बोल दिया, ये जो बेकरी थी उस पर धावा बोल दिया। ठीक है,
ये भी विद्रोह का एक अंश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं कि बास्तील और देहातों में क्या समान था। एक समान तो ये था कि वहां पे औरतों ने धावा बोला और यहाँ पे 7,000 पुरुष और नारी ने मिलकर बास्तील पर धावा बोला, वो तो ठीक है, पर क्यों बोला? अब जब हम लोगों ने बास्तील का ध्वंस पे चर्चा की थी, हमने आपको एक मूल विषय नहीं बताया था, अब वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? 14 जुलाई को जब बास्तील का ध्वंस हुआ, उसके पहले कुछ निर्णय लिए गए, ठीक है? राजा ने कुछ निर्णय लिए। अब हमने आपको बताया था ना कि लुईस ओलावन थोड़े से डरे हुए किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि अब तो विद्रोह का समय है, तो हम क्या करते हैं, जो सेना है उनको राज्य के अंदर बुला लेते हैं कि अब बाहरी शत्रु से क्या हमको सुरक्षा देंगे, अंदर ही इतने शत्रु हैं। तो जो अंदरूनी शत्रु थे यानी कि तीसरे वर्ग, उनसे सुरक्षा पाने के लिए राजा लुईस ओलावन ने सेना को अंदर बुला लिया, जिस वजह से अब सेना को अंदर बुलाना मतलब सेना भी अपना निरंकुश राज इन्हीं पे चलाएगी, जो हमारे तीसरे वर्ग है उन्हीं पे सेना अपना जोर चलाएगी, ठीक है? अब पहले से ही विद्रोह का एक माहौल है, ये आम जनता और सह नहीं पाई, तो जो सेना थी वो बास्तील में रुकी हुई थी, इसीलिए 7,000 पुरुष और नारी ने बास्तील का ध्वंस कर दिया, सेना की हत्या कर दी और जो जेलर थे उसको भी गिलोटीन कर दिया। अब आपको समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अब देखते हैं कि ये जो सामंतवाद था, ये इसका खंडन कैसे हुआ। देखिए, मैंने आपको कहा कि इसकी समाप्ति ही नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी मांग थी। अब देखते हैं खंडन हुआ कैसे। अब जब इतने लोग मिलके एक चीज का विद्रोह करते हैं, राजा जिसके पास अभी फिलहाल शक्तिशाली सेना भी नहीं है, के पास कोई चारा नहीं बचता उनके मान्यताओं को या उनके मांगों को स्वीकार करने के अलावा। तो अब क्या हुआ, जो 4 अगस्त सन 1989 में लुईस ओलावन ने संविधान होने की मांगों को स्वीकार कर लिया, ठीक है? और इसके साथ साथ जो आपकी समानती व्यवस्था थी, जिसमें विभाजन थे, जिसमें आपका विशेष अधिकार थे, जिसमें एक निरंकुश राज था, न्याय था, वो सब का खंडन हो गया, ठीक है? समानती व्यवस्था का उन्मूलन आपको एक न्यायपूर्वक संविधान की राह पर डाल देता है, ठीक है? चलिए अब ये सब जो हो रहा था, आपको याद हो तो बताइए सबसे अन्यायपूर्वक विशेषाधिकार क्या था जो पहले दो वर्गों को मिलता था? जी हाँ, बिल्कुल, जो राज्य का कराधान था वो था सबसे अन्यायपूर्वक। तो ये जो आपका संविधान बना, उसमें बोला गया कि ये जो जन्मसिद्ध विशेषाधिकार है कि पहले 2 वर्ग कर नहीं देंगे, ये खंडित हुआ। अब तीनों वर्गों में या तो
लाइक कड़ों का भार जो है वो समान तरीके से विभाजित था। इन सब के चक्कर में जो हुआ, राज्य को नहीं, राजा को और मतलब पहले 2 वर्गों को 2 बिलियन लीवर की संपत्ति से लाइक हाथ नहीं धोना पड़ा। देखिए, कर क्यों वसूले जाते थे, जो आपके धार्मिक कर थे वो क्यों वसूले जाते थे कि जो चर्चें थी आपकी उनको अच्छे से सज्जित रखा जाए, जो आपके पादरी थे उनका पोषण ठीक से हो, उनका जतन ठीक से हो, इसलिए वसूले जाते थे। अब जब सबको कर देने पड़ रहे हैं तो ये जो भार आया वो कुलीन वर्ग पे आया, धार्मिक कर का। आम लोगों पे तो था, अब कुलीन वर्ग पे भी आया। तो इसीलिए ये धार्मिक करों को चुकाने में 2 बिलियन लीवरे लग गए। चलिए देखते हैं क्या क्या नए शब्द हम लोगों को भी देखने मिलेंगे। पहले देखते हैं ग्रामीण किले, जिनको हम लोग अंग्रेजी में शैट्यू बोलते हैं। वो था आपका राजा या जो कुलीन वर्ग थे उनका जो एक आलीशान निवास था, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण किले। अब लगभग सेम ही चीज है। जो मैनर थे आपके वो थे जो स्वामी लोग होते हैं, मतलब जमींदार या मंत्री, ये लोग जहाँ पे वास करते थे, जो हवेली जैसे मकान होते थे जिसमें स्वामी रहते थे, वो थे आपके मैनर। चलिए अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बोला, जो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ संविधान आने के बाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, वो कब स्थापित हुआ। अच्छा, ये जो मैं आपको तारीख बोल रही हूँ इसका खास गौर कीजिएगा। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने मुख्य रूप से जो राजा की शक्तियां थी उस पर एक सीमा लगा दी। ठीक है, संविधान ले आया गया, फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया, और जो सत्ता थी फ्रांस की उसका 3 तरीके से विभाजन हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग इंग्लिश में उसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट में 2 भाग है, वही है आपका लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और हमारे जो कोर्ट होते हैं वो थे आपके न्यायपालिका। ठीक है, चलिए तो हम आपको एकदम शॉर्ट में बता देते हैं कि ये जो संवैधानिक राजतंत्र था उसके 3 सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो क्या थे कि जो जन्मसिद्ध अधिकार है, विशेष अधिकार है, उनका खंडन होगा। राजा की जो शक्ति है उस पे सीमा लगेगा, क्योंकि अब जो सत्ता है वो बट चुकी है, उसका विभाजन हो गया है। ठीक है, ये है आपका राजतंत्र है। इसमें कुछ भाग है, जैसे कि आपका एक वंशानुगत नेता होता है, जैसे कि आपके राजा के जो बच्चे होंगे वो राजा घोषित किए जाएंगे, वो है आपके वंशानुगत नेता। ठीक है, एक संविधान होता है जिसमें सब लिखित होता है, जो कानून है, किन आधारों पे ये राजतंत्र गठित हुआ है। एक अल्पसंख्यक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्र के साथ बहुमत सत्तात्मक है, मतलब आपको एक स्वतंत्र भाव देखने को मिलेगा, कुछ अधिकार मिलेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्र भाव देखने मिलेगा, कुछ अधिकार मिलेंगे, पर एक दायरे में रहेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्रेट ब्रिटेन और जापान 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें हमें अभी भी ये संवैधानिक राजतंत्र देखने को मिलता है।
चलिए, तो एक बार नज़र फेर लीजिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मध्यम वर्ग के बारे में और उनका क्या योगदान था इस फ्रांसीसी क्रांति में, कैसे उन्होंने आम लोगों में ये चेतना जगाई कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कि उनको अब इसको ठीक करने का भार अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उनके जो प्रधान रचनाएं थे, जैसे आपके जीन जैक्स रूसो और जॉन लोकी ने जो रचनाएं की थी। अच्छा, इस मामले में हम आपको बता के रखें, ये जो 3 नाम मैंने बोले हैं, जॉन लोकी, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये तीनों का योगदान आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका ये जो सन 1791 में संविधान आया, उसमें क्या था, वो आपको क्या क्या अधिकार देते थे, आपको नहीं मतलब आम लोगों को क्या क्या अधिकार देते थे, कैसे गठन हुआ और उसका परिणाम क्या था। ठीक है, स्टडी रूम के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।